कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इन एनी कोड लैंग्वेज, कोई सी लैंग्वेज है जिसमें हम कोड बनाया गया है, कोड आपको आइडेंटिफाई करना है, अभी हमें पता नहीं क्या है वो। तो उसमें लिखा कुमार इज कोडेड एज LVNBS। ये हमें दिया है कोड करके कि जो भी कोड लगाया तो कुमार क्या बन गया, ये वर्ड बन गया LVNBS। तो उसी कोड को यूज करके हाउ इज इमोशनल, हाउ इज इमोशनल कोडेड इन दैट लैंग्वेज। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कुमार LVNBS ये बन गया, तो इमोशनल क्या रहेगा। ऑप्शन है इसमें FNQ, UJ, QBM। ऑप्शन बी है FNPUJPOBM। ऑप्शन सी है GNPUJPOBM। ऑप्शन डी है GNQUJQOBM। ये वाला। तो मेन हमारा फोकस पहले इससे आइडेंटिफाई करना है। इसमें क्या होता है, देखो लेटर बाय लेटर आपस में कोई रिलेशन होती है। यानी यहाँ फर्स्ट लेटर है के और इधर है फर्स्ट लेटर एल। तो के और एल के बीच में देखो कोई रिलेशन है, उसी हिसाब से क्या होगा, यू के साथ होगा वी, एम के साथ क्या रिलेशन है इनमें, +1। ये तो बहुत सिंपल था, देखो डायरेक्ट +1 है। के बाद अगला लेटर एल, यू के बाद अगला लेटर वी, एम के बाद एन, ए के बाद बी, एस के बाद आर। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रिलेशन है। तो इमोशनल कैसा बनेगा, ई के बाद नेक्स्ट एफ, F। एम के बाद एन, देखें एफ एन दो में है तो अभी हमें और दे जाना पड़ेगा, ओ के बाद पी, FNP। बस हम यही रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमें ऑप्शन मिली है। टी के बाद यू, इस तरीके से ये पूरा हो जाता है। हेलो हेलो सर। हाँ हेलो सना। सर मैंने ज्वाइन किया सर। ठीक है, ये अभी हम समझ आ गए सर, समझ आ गए क्वेश्चन। ठीक है। Same, sir. Even I joined, and no problem so far. हर लेटर के बाद जो नेक्स्ट लेटर है वो। हाँ, तो जो इन्होंने जो कोडिंग की वो किस तरीके से की थी कि नेक्स्ट लेटर ले लिया था। हाँ हाँ। ये सिंपल था। अगला करते हैं, चलो। पेंटर जो वर्ड है उसको कोडेड किया है, कोडेड एज NCGPRGP। ये कोड बन गया। देन रीजन, REASON, रीजन को अगर हम कोड करें तो क्या बनेगा। ऑप्शन में लिख रहा हूँ, इतने तुम लोग ट्राई करो। PCYQMN
ऑप्शन बी PGY OMN, ऑप्शन सी PGY UNT, ऑप्शन डी PGY UPM। देखो इसमें जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन से भी तुम्हें हेल्प मिल जाती है, क्योंकि नॉर्मली जो फर्स्ट सेकंड होते हैं वो लगभग कॉमन होते हैं, बाद में ही चेंज करते हैं। तो देखो इसमें पी तो सब में दिख ही रहा है तुम्हें, यानी जब तुम रीजन को बनाओगे तो तुम्हें पहला लेटर पता है कि उस कोडिंग में आर की जगह क्या आना है, पी। एटलीस्ट एक लेटर तो पता चल रहा है। पेंटर को हम देखें क्या लॉजिक लगा के बनाया है इन्होंने। पी की जगह करा एन, देन सी, देन जी, देन पी, देन आर, देन जी, देन आया किसी को कुछ पकड़ में? क्या कोडिंग करी है, क्या करा है? इसमें लास्ट से थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में, जैसे P में +2 है के I बाद फिर got that code. Such as alternating. क्या फराज? Such as alternating. -2, +2, -2, +2. ओके Each letter. पी के बाद एन, पी के बाद एन क्या बना? -2। ए से सी +2, आई से जी -2, एन से पी +2, टी से आर -2 +2। ठीक है, तो सब सही बैठ रहा है। ऑल्टरनेट वाला आर और पी के बीच में क्या रिलेशन है? P. -2, यानी ई के बाद अगला क्या होगा? +2. तो ई एफ जी दिस वन। ए के बाद -2, -2 यानी ए में हम पीछे चले जाएंगे फिर काउंटिंग में। जेड से हम देख लेंगे। क्या गया? वाई, एस में +2, पी यू। आप देखें PGYU दोनों में है, तो हमें एक और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। O -2, क्या गया? M, N+2, यानी PGYUN। ऑप्शन नंबर POD सेम है सर। ये एक MP है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, यस सर। And I made the same mistake. ठीक है, ये देखो स्टार्ट में बस सिर्फ लास्ट में चेंज किया था, तो PGY ये हो गया कोडिंग। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया है कोड लैंग्वेज में MZGRLMZO। ओ सॉरी, नेशनल को हमने लिखा था, ये नेशनल इज रिटेन एज, जो भी पहले लिख दिया था मैंने, MZGRLMZO। तो उसी में हम जयपुर को क्या लिखेंगे, ये पूछा है। ऑप्शन ए है QZR
KFI, ऑप्शन बी है PZRKFI, ऑप्शन सी है QZRIFK, ऑप्शन डी है QARKFI। बनाते हम रिलेशन, क्या बन रहा है कुछ नेशनल, यानी NATIONAL, ये बन गया M, ये बना Z, ये बना GRLMZO। इसमें जयपुर कैसे लिखा जाएगा, अब हमें ये देखना। ए वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। डी, अरे ए फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। अच्छा चलो देखते हैं। क्या समझ में आ रहा है, देखो N और M, A और Z, अरे सारे नंबर रिवर्स हैं एक दूसरे के। मतलब सर रिवर्स है, मतलब जैसे रीडिंग वाला ए है, के। उससे पहले वाला है। हाँ सर वैसे ही। देखो अगर N, M के बाद N, Z के बाद A, ये कहाँ रिलेशन है इसमें? जैसे ए का मतलब ए फर्स्ट है, जेड लास्ट है, बी सेकंड है, वाई सेकंड लास्ट है, सी थर्ड है, एक्स थर्ड लास्ट है, ऐसे करके अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे करके। और कोई लॉजिक, फ्राज? Checking, I think my logical form. आफ्ताब, कोई रिलेशन बन रहा है? सना? सर सेम यही वाला रिलेशन। अच्छा अच्छा। देखो इस तरीके से जैसे ईशान ने कहा वैसे भी कर सकते हैं। वो ये कह रहा है कि जैसे अगर हम यहाँ ABCD लिख ले, तो Z होगा, Z के बाद मान लो फिर A कंटिन्यू होगा, तो A और Z में ये रिलेशन है। उसी तरीके से जितनी आप पीछे जाओगे उतना आगे वाला नंबर आपको मिलता रहेगा। तो ये थोड़ा अभी समझने में मुश्किल है। हम अगर इसकी जगह इनकी पोजीशन वाले नंबर्स लिख दें, जो हमने कहा था कि नंबर्स वाले में काफ़ी हेल्पफुल होता है, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 4, इस तरीके से नंबर लिखें तो ये बताओ N का क्या नंबर आ रहा है और M का क्या आ रहा है। N कौन से नंबर पर आता है अल्फाबेट सीरीज में, और M? सर M 13 पे आता है और N 14 पे। ये 13 है, ये 14 है। So I found the pattern, sir. क्या है बताओ? Like suppose A is 1, so Z will be plus 13. It is following the multiples are 13. Like M is 13, 1s are 13, Z is 13, 2, G is 13, 3, like that. अच्छा चलो देख लेते हैं अभी। It's a little tedious. ठीक ठीक। T, T, T का क्या नंबर है? 20 है सर। 20, एंड G? 7. 7। सर आंसर A है करेक्ट। ये है नहीं, ये Q Z R अब K हम F देखो I। लॉजिक एक ईशान की समझ में आ गया, उसने अपना लगा लिया। एक देखो हम अगर नंबर रख के देखें, क्योंकि ये नंबर वाला आप ये याद रखना, हमेशा अल्फाबेट सीरीज को अगर हम नंबर इक्विवेलेंट में चेंज कर ले, ये कई जगह हेल्पफुल होता है। जैसे कोडिंग में भी यूज हो गया, हमने पहले अल्फाबेट सीरीज पढ़ी थी उसमें भी था, ऑड वन आउट में भी था, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ी थी वहाँ भी यूज हुआ था।
तो ये कहीं भी यूज हो सकता है। तो अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में तो डायरेक्ट रिलेशन समझ में आ गई थी, इसमें नहीं आ रही थी, तो एक बार नंबर ज़रूर रख के देख लेना, क्योंकि नंबर में रिलेशन बताना ज़्यादा इजी होता है। सर ये समझ नहीं आया, आपने जब नंबरिंग दी ना, अगर n को 14 आया और m को 13 आया, a को 1 आया और z को 26 आया, आपने कैसे नंबरिंग दी? ये और तो सिर्फ t को नंबर लिखे 20, ना, g को 7। अल्फाबेट सीरीज में जो नंबर आते हैं वो लिख रहा हूँ अभी मैं, अभी कोई रिलेशन नहीं बनाई है, अच्छा अभी बस आप लिख रहे हैं, सिर्फ रिलेशन अभी पोजीशन लिख फाइंड रहा नहीं हूँ की। मैं। ओके ओके सर, ओके। एक और बता दो, फिर हम रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आई कौन से नंबर पे आएगा? सर 9 आई 9 पे आता है। 18. और R 15. 15, 18. 18। अब देखो, अगर मैं इसमें कोई रिलेशन बताऊं तो मुझे दोनों का सम दिख रहा है। 14 प्लस 13 27, 1 प्लस 26 27, 20 प्लस 7 27, 9 प्लस 18 27। यानी ये जितने भी ये आएंगे इन सबका सम क्या आएगा? 27। ठीक, यानी जो ईशान ने लॉजिक लगाया था कि एक पीछे चले जाओ, वो यही हो रहा था कि जितना ये नंबर आगे बढ़ रहा था उतना पीछे, इन दोनों का सम हमेशा क्या बन रहा था? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये नंबर सीरीज में हमें क्लियर अब दिख रहा है कि क्या होगा। अब हमें जे का देखना है, जे किस पोजीशन पे आता है? जे 10। 17. Well done, sir. Then. J then. तो जे के साथ जो कोडिंग में यहाँ पर जो लेटर यूज होगा उसकी पोजीशन होगी 7। Q. यानी क्यू। सिंपल ए 1 है, ए हम डायरेक्ट वैसे यहाँ से भी ले सकते हैं, ए की जगह क्या आ जाएगा? जेड। आई की जगह आर यहाँ से भी ले सकते थे हम। पी, पी अब तुम्हें देखना पड़ेगा पी की क्या पोजीशन है। The P is 16. 15, yes, sir. तो 16 यानी है 11 नंबर पे जो है A. ए। ठीक, So, sir, A actually A. So, is it K or A for P guess? Which one? This one? Then P. Yeah. Yeah. In the. No, sir. You wrote 16P. Answer is K. Is it from 16th position? Do we add 11, or do we look at the chart and then see which letter comes under 11? We have to make the sum of this letter position and this letter position equal to 27. So if P is 16, then 11 will be here, and 11 position पे आता है K. So we don't add like 11 to P and find out which letter it comes to. नहीं, देखो इस तरीके से किया है, ये 14 अगर M था तो M 13 था, इन दोनों का सम 27। अब अगर हमें ये जैसे J पता चल गया, J की पोजीशन है 10, तो यहाँ पर वो अल्फाबेट आएगा जो कि 17 पोजीशन पर होगा, क्योंकि इन दोनों का सम हमें 27 कांस्टेंट रखना है। Okay. क्लियर? Yes. 16 अगर P की वैल्यू आ गई तो 11 वाला यानी ये K आएगा, क्योंकि K की पोजीशन 11 है। अब ये 16 प्लस 11 मिलके 27 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आंसर। तो मेन थोड़ा ये याद ये रखना है कि डायरेक्ट अल्फाबेट में अगर रिलेशन मिल जाए तो बढ़िया है, वरना फिर ये नंबर वाली जो आपकी पोजीशन है, ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी, ये हेल्प करेगी कहीं। ठीक, Yes, sir. अजय वर्ड दिया है, अजय को कोडेड किया है 1117।
यानी इस बार अल्फाबेट को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो नेम को क्या करेंगे हम कोड? ऑप्शन ए है 5114, ऑप्शन बी है 5411, ऑप्शन सी है 5141, ऑप्शन डी है 451। तो अब हमें रिलेशन निकालनी है, एक तरफ अल्फाबेट से और एक तरफ नंबर से। तो अब नंबर सीरीज आपको यूज ही करनी होगी, यानी पोजीशन नंबर। ए का देखना पड़ेगा क्या होता है, ए तो 1 होता है, जे का 10, 10, ए अगेन फिर से 1 और वाई का 25। अब ये देखो इसमें और इधर जो 1117 लिखा, कोई रिलेशन है? यस सर, इनका सम है, 1 है, सम फिर है। 1 + 0 1, फिर 2 + 5 + 2 7। ये सम ऑफ डिजिट है, यानी 0 + 1, 1 + 0, 0 + 1, और यहाँ पे 2 डिजिट है 25, तो 2 + 1। सिंपल, यानी क्या बन गया, सम ऑफ डिजिट। तो नेम क्या बनेगा, अब हमें ये देखना है। एन किस पोजीशन पर है? 14, ए 1 पर, एम 15 पर, और ई The options, right? हाँ, सर ऑप्शन शायद ऑप्शन गलत है। गलत है, क्योंकि सर क्योंकि 5 ई 1 का 6 5 आ रहा है। नेम नहीं था, ये नामा है, NAME है, NAME। सर फिर ऑप्शन सी करेक्ट है। ये ए है, सॉरी, ये लिखने में नेम लिख दिया। दिस वन इज ए। तो ए की यस सर। पोजीशन 1, सिंपल डिजिट को सम करना है, 4 + 1 यानी 5, 1 1 ओ 6 6। सॉरी, ये भी लिखने में 13 सर, और यहाँ 4, ऑप्शन सी यानी 5 1 4 4 1। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो कोडिंग दो टाइप की हमने पढ़ ली। नंबर अल्फाबेट में हो सकती है, नंबर्स में हो सकती है, और जो लास्ट टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग यानी कि जैसे इफ पेपर इज कॉल्ड इरेजर, इरेजर is called bag, bag is called scale, scale is called pencil, and pencil is called paper. And what will a person write with? Option A, pencil, eraser, paper, और बैग। सर पेपर। जो सब्स्टिट्यूशन यानी जो जिसको हम पहले पेपर कह रहे थे उसे अब हम क्या कहेंगे, इरेजर, इरेजर को कहेंगे बैग, बैग को कहेंगे स्केल, स्केल, पेंसिल, पेंसिल, और पेंसिल को कहेंगे पेपर। देन व्हाट विल अ पर्सन राइट विद? पेपर। तो हमें सीधा सिंपल क्वेश्चन है, पर्सन किससे राइट करता है? हमारी जो लैंग्वेज है पेंसिल करता है, इसमें से जो ऑप्शन है। और पेंसिल को कन्वर्ट किस में कर दिया हमने कोडिंग में? पेपर। पेपर। तो सिंपल आंसर ये हो जाएगा डायरेक्ट पेपर।
ठीक है, तो ये कोडिंग के इसमें टाइप है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है रैंकिंग। So there's one more topic in coding you've missed. कौन सा? So like for example, like they code like the sky is blue is coded as fa mi do, something like that. Then there will be like sky is clear. Next statement, if it is in our language the sky is clear, it will be coded as la dai sen. ठीक है, ठीक है। Yeah, those kind of questions, sir. I was hoping that you would do that also in the class. चलो वो अभी जब प्रैक्टिस सीरीज करेंगे उसमें हम कवर कर लेंगे, या रिवीजन क्लासेस होंगी उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, रैंकिंग देखो, रैंकिंग हम दो तरीके से करते हैं, अप डाउन, ये थोड़ा समझ लो तो क्लियर हो जाएगा एक बार, या फिर राइट लेफ्ट। मान लो कि अप डाउन में 5 लोग इस तरीके से हैं, तो अगर मैं अप से शुरू करूं तो ये हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अप टू डाउन, डाउन टू अप करूं तो सेम यही हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो हो गए अप टू डाउन वाले रैंकिंग। एक होती लेफ्ट टू राइट, मतलब 5 लोग इस तरीके से स्टैंडिंग है, मैंने इस तरीके से काउंट करना शुरू किया, रैंक देना 1 2 3 4 5, और इधर से राइट से शुरू करूंगा तो 1 2 3 4 5। यानी सेम पर्सन की रैंकिंग लेफ्ट टू राइट में चेंज होगी, राइट टू लेफ्ट में क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर मान लो किसी की पोजीशन, इफ अ पर्सन हैज 4th rank from up to down, then what rank will he have when we do down to up ranking? यानी अगर मैंने शुरू किया 5% से, सिंपल केस ले रहा हूं अभी समझाने के लिए, 5 लोग हैं, मैंने अप टू डाउन यानी जो सबसे ऊपर था उसको कहा रैंक 1, देन 2 3 4 और 5। इसमें एक पर्सन की रैंक क्या है, 4th है। 4th है। तो वो कह रहा है अगर मैं डाउन से शुरू करूं तो क्या रैंक होगी, 2nd। तो 5 लोगों में तो हमें बिल्कुल सीधे समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगी, 2nd हो जाएगी। यस सर। ठीक, लेकिन अगर यहाँ 5 की जगह मान लो 100 होते तो क्या रैंक होती उसकी? सर 96। 100% है और रैंक उसकी है 4th। कैसे, अप टू डाउन, तो डाउन टू अप में उसकी क्या रैंक होगी? सर 96 होती। और 96। और बताओ फराज, तुम्हें क्या लगता है क्या रैंक होगी उसकी? 96 96 97 सर। 97। सर आपका? यस सर 97 होगी। 97 सर। 97। 97। देखो इसमें जो फार्मूला यूज करते हैं, हम डायरेक्ट अब फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हम ये लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, जो जनरल फार्मूला पहले वो लिखना है, उसी से रैंक आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें अगर निकालने हैं, वो इक्वल टू होता है पोजीशन ऑफ पर्सन
अप से करना है या लेफ्ट से करना है, मान लो। ठीक है, जैसे हमने करा कि टोटल नंबर है 100, अभी हम लिखते हुए चल रहे हैं इसमें, और पोजीशन फ्रॉम अप कहा था उसने कि 4th है, तो हमने यहाँ लिख लिया 4। इसमें हम ऐड कर देंगे पोजीशन ऑफ पर्सन डाउन या राइट। ठीक, -1 ये फार्मूला होता है। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है 100% के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 100, पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम अप 4, पोजीशन फ्रॉम डाउन नहीं पता थी हमें, तो हम उसे मान लेते हैं x एंड -1, तो ये 4 - 1 3 जब इधर जाएगा तो x = 97, यानी उसकी कौन सी पोजीशन होगी 97। फार्मूला क्लियर हो रहा है या कुछ कंफ्यूजन है? सर क्लियर है। एक Clear बार है सर। फिर यहाँ लिख लेता हूँ, यही एक जनरल फार्मूला है, इसी में से आपको कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, उसे हम x मान लेंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन = पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, जिस क्वेश्चन में दिया है, फ्रॉम अप या लेफ्ट प्लस पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम अप है तो उसका अपोजिट यानी डाउन, लेफ्ट होगा तो उसका अपोजिट यानी राइट से काउंट करें, -1। अब इसमें अगर दोनों की पोजीशन गिवन है तब रख के निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा होगा, जैसे क्वेश्चन करते हो, इन अ रो ऑफ गर्ल्स Mridula is 18th from right and Sanjana is 18th from left। यानी यहाँ दो गर्ल्स हैं, मृदुला और संजना। मृदुला राइट से 18th है, संजना लेफ्ट से 18th है। If both of them exchange their position, if both of them exchange their position, Sanjana become 25th from left। How many girls are there in the row? How many girls? ये पूछा। ऑप्शन है 40, 41, 42 और 35। कैसा करेंगे? फार्मूला यही यूज होना है, सोचो। रो ऑफ गर्ल्स, कई सारी गर्ल्स हैं, कितनी है हमें नहीं पता। सर एक क्वेश्चन, हाँ, जो ये पोजीशन है ये एक ही पर्सन की होनी चाहिए फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट की अलग अलग पर्सन की हो सकती है? एक ही सेम पर्सन तभी होगा, अलग अलग में तो अच्छा। रिलेशन ही नहीं बन पाएगी। हमें यही करना है, इसमें हमें देखना है मृदुला क्या है, राइट से 18th है, मतलब बहुत सारे मान लो गर्ल्स खड़ी हुई है। राइट से अगर हम देखें यानी इस साइड से हमने देखा तो ये मान लो 18th पोजीशन है, इस पे हमें मृदुला मिल गई।
संजना इज 18 फ्रॉम लेफ्ट। इधर से लेफ्ट से अगर हम देखें तो मान लो ये संजना है, ये 18 है फ्रॉम लेफ्ट। अब क्या करा, बोथ ऑफ देम एक्सचेंज देयर पोजीशन। मृदुला इस तरफ आ गई, संजना इधर चली गई। संजना की देखो उसमें लेफ्ट से अब पोजीशन भी दे दी, यानी अब 25th हो गई। यानी ये सर जो पोजीशन है ये सर 25th है। 42 आ सकता है आंसर 42। हाँ बस देख लेते हैं अभी। ओके यानी देखो क्या हुआ, संजना जब इस पोजीशन पे मूव करी, अब वो लेफ्ट से क्या है 25th है। ये जो Yes, sir. पोजीशन है ये लेफ्ट से 25th है, लेकिन यही पोजीशन हमें 18 फ्रॉम राइट पहले से गिवन थी। गर्ल का नाम भूल जाओ, सिर्फ पोजीशन पे ध्यान रखो। ये पहले राइट से 18 पोजीशन थी, और नेक्स्ट केस में जब आगे उसने बताया क्वेश्चन में, तो ये क्या बन गई 25th फ्रॉम लेफ्ट हो गई। यानी एक ही पोजीशन के लिए हमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से उसकी पोजीशन रैंकिंग मिल गई। यानी लेफ्ट से भी मिल गई 25 और राइट से भी मिल गई 80। Yes, sir. 42 आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए 25 प्लस 18 माइनस 1, 42. 40। यानी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स उसमें कितनी थी 42। ठीक, तो ये ध्यान यही रखना है कि पर्सन सेम रहने चाहिए। जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं या पोजीशन की बात कर रहे हैं Yes, sir. वो सेम रहने चाहिए। यहाँ से तो पर्सन हट गया अपनी पोजीशन से, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फिर पर्सन नहीं रहा, उसकी पोजीशन इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. अगर एक ही पर्सन की हम लेफ्ट और राइट से बताते तो फिर हम डायरेक्ट लिख सकते थे। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. फराज? Yes, sir. What if, like in question, we don't know whether left and right is mentioned. Sometimes, like the questions which I'm practicing, we have to find rank, but then these positions are not mentioned. Then नहीं, यही चीज तो पूछी है, पोजीशन पूछी है तो या तो अप से दिया होगा, डाउन से दिया होगा, लेफ्ट या राइट से दिया होगा, टोटल पर्सन दिया। मतलब देखो तीन वेरिएबल है हमारे पास, एक ये है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, एक ये पोजीशन है और एक दूसरी पोजीशन। तो तीन वेरिएबल में से कम दो गिवन होंगे तभी तुम तीसरा निकाल सकते हो। So like say for example, like question was in a class of student, A scored 100 marks, B scored 25, Z scored 10. Find the rank, like these kind of questions. नहीं, ऐसे कैसे रैंक बताओगे? अगर तीनों के स्कोर है तो वो तो आपस में फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएंगे, लेकिन टोटल एज अ क्लास हम नहीं बता सकते उनकी रैंकिंग। Basically, so this formula can be used everywhere, like not needed for person. In this case, it was person. It can be used for marks or whatever the situation is. हाँ, रैंकिंग मतलब मेनली रैंकिंग के लिए, Ranking questions. अब रैंकिंग में क्या बना सकते हैं हम? क्वेश्चन दिया है अनिल एंड सुनील आर रैंक 7 and 11 respectively from the top in a class of 31 students. What will be their respective rank? What will
be their respective ranks from bottom in the class. ऑप्शन ए है 20th, 24th, 24th, 20th, 25th, 21, 26th और 27th। तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। अनिल एंड सुनील आर रैंक 7th and 11th from the top Yes, C option 25th and class of 21st. 31. Respective rank from bottom. Respective मतलब पहले अनिल की होनी चाहिए और फिर सुनील की। तो अनिल की दे रखी है, टॉप से रैंक है उसकी 7, अनिल के लिए अगर हम करें, और टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास दे रखा है 31। तो फार्मूला हम लगाए तो 31 इज इक्वल टू 7, बॉटम से हमें निकालना है x -1, तो 7 - 6 इधर से गया, x इज इक्वल टू 25, यानी बॉटम से कौन सी रैंक होगी उसकी 25। Yes, sir. सुनील के लिए टॉप से उसकी रैंक है 11, क्लास में टोटल वही 31 स्टूडेंट, तो 31 इज इक्वल टू 11 प्लस x 20। -1, ये हो जाएगा 21। तो हम ऑप्शन देखें तो सी दिख रहा है मुझे। क्लियर? Yes, sir. अब रैंकिंग में क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो इस टाइप से हो सकते हैं कि A इज शॉर्टर देन B बट मच taller than E. C is the tallest and D is shorter than A. D is shorter than A and taller than E. Continue on, and taller than. Which one is shortest? हमने शॉर्टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन है ए, ई, बी या फिर डी। Sir, E, B वाला option. मतलब ऑप्शन बी। Yes, sir. चलो और कोई बताओ क्या आ रहा है? और किसी का नहीं आया अभी? देखो A इज शॉर्टर देन B, हम इसमें वो बनाते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना होगा आपको। फार्मूला वगैरह कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है उसी से निकालना। Yes, sir. सबसे पहले क्या चीज, C इज द टॉलेस्ट, यानी C जो है वो सबसे एंड में आएगा। हम असेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं, यानी शॉर्टर से टॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो C तो सबसे बड़ा है तो टॉलेस्ट हो गया, सबसे एंड में आ गया। अब और रिलेशन देखें, A इज शॉर्टर देन B बट मच I found the answer. Answer is E. E is the shortest. आ गया फिर। चलो सना, आफ्ताब, मुबश्शिर, सर मैं अभी रैंक कर रही हूँ उनको आपस में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ठीक से, मतलब ठीक है। देखो इसमें फार्मूला नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ के निकालना है। देखो यहाँ पर
D is shorter than A. D A से short है, A is shorter than B. यहाँ में रिलेशन देखो, A is shorter than B, यानी B जो है वो बड़ा है इससे। तो अगर मैं यहाँ B ले लेता हूँ, B का और देखो कहीं यूज है, अभी कहीं नहीं है। B is shorter than A. अब बचा A और D. A is shorter than B. यानी A, D और E, इन तीन पे अगर हम फोकस करें तो A B से छोटा है, यानी B बड़ा हो गया इस केस में, और D जो है D A से भी छोटा है, यानी B जो होगा वो A से भी बड़ा होगा और D से भी बड़ा होगा। इसको एक साथ यूज करो, A is shorter than B and D is shorter than A. तो सबसे बड़ा कौन सा आ गया इनमें? B. इसके बाद आएगा A, क्योंकि A B से तो छोटा है लेकिन D जो है वो A से भी छोटा है, एंड टॉलर देन E. ये इस तरीके से रिलेशन मिलेगा। देखो सबसे पहले जो टॉलेस्ट था, सबसे लंबा जो था, उसे हमने लिया C, डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन था तो सबसे पहले लिख लिया C। अब यहाँ दो रिलेशन है, A इज शॉर्टर देन B बट मच टॉलर देन E। तो A B से तो छोटा है लेकिन E से बड़ा है। दूसरा दिया D इज शॉर्टर देन A, तो D तो A से तो छोटा हो गया लेकिन E से बड़ा है। तो सबसे इसके बाद जो बना वो B, फिर A, फिर D और सबसे छोटा क्या? यस सर समझ आ गया। तो यहाँ A इज शॉर्टर देन B और D इज शॉर्टर देन A, इन दोनों को जब एक साथ यूज करोगे तो तुम्हें A, B और D का ऑर्डर समझना है इसका। यस सर। और E दोनों केसेस में सबको दे रखा था कि सब E से बड़े हैं। यस सर। ये सबसे छोटे। ठीक है यहाँ तक। और रिलेशन का अगर देखें तो इस टाइप का हो सकता है कि क्या दे रखा है, P, Q, R, S and T are 5 friends। पहला दे रखा है इसमें Q is elder to T, सेकंड दिया फिर R is younger to T, थर्ड दिया P is younger to T, और फोर्थ दिया S is elder to T। इसमें दो चीजें पूछी, who is eldest and who is youngest। youngest और elder बताना। सीरीज बनाओ इसमें। सर एल्डेस्ट आई गेस Q है और यंगेस्ट R है। एल्डेस्ट क्या रहा तुम्हारा? Q और यंगेस्ट R। चलो और बताओ लोग क्या आ रहा है, देखो। सेम आ रहा है सर, Q एल्डेस्ट और R यंगेस्ट। यस सर सेम आ रहा है Q और तो सेम ही आ रहा है। यस। चलो देख लेते हैं। Q इज एल्डर टू T। अगर हम ये लिखें तो पहला इंफॉर्मेशन हमें ये पता चल गया, Q एल्डर है, बड़ा है यानी एज में T से। R इज यंगर टू P,
यानी मैं उल्टा करके लिख दूं कि P एल्डर है, यानी P बड़ा है R से। P इज यंगर टू T, यानी T P से बड़ा है, एंड S इज एल्डर टू P, S भी P से बड़ा है। ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब हम सीरीज बना के देखें तो अगर P पे मैं देखूं, P दो जगह आ रहा है, तो S भी हायर साइड आएगा, एल्डर साइड, और T भी, ठीक है, लेकिन R इस साइड आएगा, P R से एल्डर है। अब लास्ट क्या रिलेशन बच रहे, Q इज ग्रेटर देन T। Q और T, Q भी यानी इस साइड आएगा। अभी सिर्फ मैंने साइड लिखी है, अगर मैं इसको रिलेशन में लिखना चाहूँ तो P ग्रेटर देन R है, लेकिन इस साइड की तो इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। देखो T और S दोनों बड़े हैं P से, यस सर। तो T भी इस साइड आएगा और S भी इस साइड आएगा। Q जो है वो T से भी बड़ा है, तो Q और T के बीच में तो एक रिलेशन है, लेकिन ये जो S बचा, S का Q और T में कोई रिलेशन नहीं है। यानी देखो, यंगेस्ट तो मैं इसे कह सकता हूँ, ये पार्ट का आंसर तो तुम्हारा सही है, लेकिन एल्डेस्ट कहने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि इंफॉर्मेशन पूरी ना हो, उसमें क्या होगा, ए में मान लो दे रखा है Q, बी में दे रखा है R, सी में कुछ और दे दिया, P और D में क्या लिख दिया, डेटा इनएडिक्वेट, But हाँ तो सर डी हो जाएगा फिर इसमें। या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या डेटा इज इनसफिशिएंट, ऐसा करके कुछ दिया जा सकता है। तो यंगेस्ट वाला तो तुम्हारा सही है बिल्कुल, R सबसे छोटा आ रहा है, लेकिन हमें इस साइड ये पता चल रहा है कि T भी P से बड़ा है और S भी बड़ा है, और Q जो है वो T से भी बड़ा है, लेकिन Q और S में कोई रिलेशन नहीं है। यस सर। S Q से बड़ा भी हो सकता है और S Q से छोटा भी हो सकता छोटा भी। what isn't S bigger than P? है। S बिगर देन P नहीं, P is से तो older बड़ा है। than P, but S and T we don't have a relation. हाँ, S and T. क्लियर। तो थोड़ा ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर डाटा इनएडिक्वेट या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है तो ध्यान रखना कि अगर नहीं बन रहा है तो यस सकता है कि डेटा हमारा पूरा ना हो। ओके सर। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैंकिंग के बाद इसकी बात है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट्स दो टाइप के होते हैं, लीनियर एक लाइन में या फिर सर्कुलर। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा होता है, हु अमंग P, Q, R, S and T। फराज कुछ कह रहा हूँ क्या? No sir, don't. Nothing. Is in the exactly middle while standing in a line। एक लाइन बनाइए, यानी लीनियर अरेंजमेंट की बात है। इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, S is exactly between P and T। सेकंड गिवन है Q is immediate right of T, और C है
exactly between T and R। ये हमें दिया है ऑप्शन पे। सर सेंटर में टी आना चाहिए। Q R 4 पे T। T आने टी चाहिए। टी फोर्थ ऑप्शन, यस सर। फोर्थ ऑप्शन। फराज, आफ्ताब, Yes, sir. Solving, sir. लाइन है यानी बिल्कुल सीधा अरेंजमेंट है। A. हो गए 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पॉइंट बना लेंगे 1 2 3 4 5। ये 5 पोजीशन अब हमें फिल करनी है इंफॉर्मेशन से देख। तो एक तो दिया एस इज एग्जैक्टली मिडिल बिटवीन टी एंड टी। एस जो आएगा वो टी और टी के बिल्कुल बीच में आएगा। तो देखो टी और टी यहाँ हो सकते हैं, तो एस इधर आ जाएगा। पहला ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, टी और टी हम यहाँ ले, एस यहाँ पर आए। ये थर्ड हो सकता है ये। अभी जितनी सारी पॉसिबल केसेस है मैं वो बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहली इंफॉर्मेशन से ये 3 केसेस बनना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बिटवीन पी एंड टी है तो पी और टी आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। टी इधर हो सकता है, टी इधर, या टी इधर और टी इधर, इसलिए दोनों को लिख लिया मैंने, ठीक है। सेकंड क्या दिया, क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ टी। क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ टी, यानी अगर टी इधर होता तो क्यू को यहाँ होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, यानी टी इस जगह नहीं हो सकता। तो पी इस जगह नहीं हो सकता, क्यू इधर आ सकता है। Sir, answer for T. ये आ रहा है, चलो तुक्का आ रहा है, सबने कर लिया। मैं एक बार थोड़ा लॉन्ग मेथड से कर रहा हूँ, मैं सारे पोजीशन जो हो सकती है वो लेके चल रहा हूँ, ठीक। दूसरे केस में क्या हो सकता है, टी इधर नहीं हो सकता, तो टी इधर नहीं हो सकता, क्यू यहाँ आ सकता है, और लास्ट वाले केस पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास ये 2 केसेस हो गए सेकंड इंफॉर्मेशन के बाद। थर्ड क्या है, क्यू इज एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड आर। अब क्यू को मिडिल में होना है तो ये वाला केस भी नहीं हो सकता। सिर्फ क्या बचा, ये, यानी यहाँ पर होगा पी, ये एस, ये टी, ये क्यू, ये आर। एग्जैक्टली इन मिडिल यानी थर्ड पोजीशन पे टी। ये हो गया फोर्थ वाला ऑप्शन। देखो ये जो मैंने बनाया ना ऑप्शन, ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो ये तो हमें सिंपल दिख रहा था तो हमने बना लिया डायरेक्ट। अगर ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो फिर इसकी भी प्रैक्टिस करा करो कि एक बार सारे ऑप्शन लेके चलो कि क्या क्या हो सकता है, उसके बाद एलिमिनेट करते चलो इनमें। ओके सर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट किया है 5 persons आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। फिर से क्यू का है यानी लीनियर है। स्टैंडिंग इन अ क्यू, एक लाइन में खड़े हैं 5 लोग। one of the two persons at the extreme ends, extreme end मतलब बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट, is a professor and other a businessman। यानी जो 2 एंड है उस पे एक एंड पर बिजनेसमैन है और एक एंड पर प्रोफेसर। An advocate is standing
to the right of a student, to the right of a student, यानी दो लोग और जो है वो क्या है, एक एडवोकेट है और एक स्टूडेंट है, और एडवोकेट कहाँ पर खड़ा है, स्टूडेंट के राइट में. एन ऑथर is to the immediate left of the businessman. ऑथर कहाँ है, बिजनेसमैन के एकदम लेफ्ट. इमीडिएट लेफ्ट मतलब एकदम लेफ्ट, पास वाला. द स्टूडेंट इज बिटवीन द प्रोफेसर एंड एडवोकेट. द स्टूडेंट इज इन बिटवीन प्रोफेसर एंड एडवोकेट. ठीक, इंफॉर्मेशन पूरी हो गई. अब क्वेश्चन जो पूछा है इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं. फर्स्ट में पूछा है काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट. लेफ्ट से अगर हम काउंट करें प्लेस ऑफ ऑथर, ये पूछा है. सेकंड पूछा है who is in exactly middle of Q, और थर्ड पूछा है if advocate and businessman exchange their position. एडवोकेट और बिजनेसमैन ने क्या करा, पोजीशन चेंज कर दी. एंड ऑल्सो ऑथर एंड स्टूडेंट, और ऑथर और स्टूडेंट ने भी पोजीशन चेंज कर ली, आपस में एक्सचेंज कर ली. देन हु इज लेफ्ट ऑफ द स्टूडेंट के लेफ्ट में अब कौन होगा. ये 3 क्वेश्चन है. पहले वाले का तो फोर्थ आएगा. प्लेस ऑफ ऑथर फोर्थ, यस सर. दूसरे वाले का एडवोकेट, एडवोकेट. और तीसरे वाला सर मैं निकाल रहा हूँ अभी. और किसी का कोई आंसर आया? Sir, अभी check Second is कर रहे हैं. correct. Second is advocate. That is correct. ठीक है. First, I'm confused. Counting from left means which side? Left is the Yes, sir. usual counting. So if it said counting from right, then what does that mean? काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ से तुमने काउंट करना शुरू किया. That is the normal हाँ, normal. counting, right? और इस साइड से अगर काउंट करते तो राइट. The right is we're starting from 5, and हाँ. left is we're starting from 1. तो अब हम चलो शुरू करते हैं. 5% स्पेंडिंग. थर्ड वाले का बिजनेसमैन आ रहा है. बिजनेस. ओके, चलो देख लेते हैं. ये हमने शुरू किया. वन ऑफ द 2% एट एक्सट्रीम एंड इज प्रोफेसर एंड बिजनेसमैन. यानी इस एंड पे प्रोफेसर भी हो सकता है और बिजनेसमैन भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी लिख ली मैंने. एडवोकेट इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ स्टूडेंट. यानी अगर इधर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के राइट में एडवोकेट, यानी ये होना चाहिए, या फिर इधर स्टूडेंट है तो इधर एडवोकेट है. दो ही पॉसिबिलिटी. एन ऑथर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द बिजनेसमैन. बिजनेसमैन के लेफ्ट में. तो अगर बिजनेसमैन को हम यहाँ एज्यूम करें तो लेफ्ट कोई बचेगा नहीं. इसका मतलब यहाँ पर प्रोफेसर है और ये बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन के एकदम लेफ्ट में कौन है, एडवोकेट नहीं ऑथर. ऑथर. तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई. द स्टूडेंट इज बिटवीन प्रोफेसर एंड एडवोकेट. सही होगी. ये आ गई हमारी. यस सर. प्रोफेसर, बिजनेसमैन, दिस. अब हम देख लेते हैं क्या क्या पूछा था. काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट इस साइड से काउंट करना है.
तो लेफ्ट से ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो एडवोकेट की कौन सी पोजीशन है? फोर्थ। इन एग्जैक्टली मिडिल, यानी थर्ड पोजीशन पे एडवोकेट सही है। अब वो क्या कह रहा है? पोजीशन चेंज कर ली। पोजीशन मतलब पोजीशन तो वही रही, लोग मूव कर गए। किसने मूव किया? एडवोकेट और बिजनेसमैन। तो प्रोफेसर तो यही रहा अपनी जगह पे, और स्टूडेंट और ऑथर, यानी ये लोग, इन्होंने एक्सचेंज कर ली। यस सर। ऑथर इधर आ गया और स्टूडेंट या फोन नंबर पे आ गया। एंड एडवोकेट एंड बिजनेसमैन, इन लोगों ने आपस में चेंज कर ली। तो ये बिजनेसमैन आ गया और ये एडवोकेट एक्सपेरिमेंट पे। देन हु इज लेफ्ट ऑफ द स्टूडेंट? स्टूडेंट के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? बिजनेसमैन। बिजनेस। यस सर। दिस वन इज द करेक्ट। ठीक है, तुम्हारे तीनों ऑप्शन है। Even this, I got businessman. ठीक, तो ये लेफ्ट राइट का थोड़ा क्लियर रखना। लेफ्ट मतलब इस साइड जो यूजुअल हम काउंटिंग करते हैं, राइट इसकी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, और यहाँ पर जैसे स्टूडेंट का लेफ्ट, यानी स्टूडेंट से लेफ्ट डायरेक्शन में कौन है? स्टूडेंट का राइट, यानी स्टूडेंट के राइट डायरेक्शन में कौन है? इस टाइप से। चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं, लास्ट हमारा ये है। 5 persons were playing cards while sitting in a circle, all facing the center. मुकुंद, हमें क्या क्या दिया है? फर्स्ट दिया है मुकुंद और लेफ्ट ऑफ राजेश। पहला इंफॉर्मेशन हमें ये दिए। फर्स्ट सेकंड दिया है विजय वाज टू द राइट ऑफ अनिल। विजय वाज टू द right of Anil, and between Anil और नागेश। पूछा क्या है? who was immediate right of नागेश? ऑप्शन ए है विजय, ऑप्शन बी है राजेश, ऑप्शन सी है अनिल, ऑप्शन डी है मुकुंद। तो इस बार देखो क्वेश्चन क्या है, लीनियर अरेंजमेंट नहीं है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, यानी एक सर्किल बनाना होगा और 5 लोग हैं तो इनकी 5 पोजीशन हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब देखो सबका फेस क्या है? सेंटर की तरफ है। ये क्यों लिखा है फेस सेंटर की तरफ? इससे क्या हेल्प मिलेगी हमें? देखो जब फेस सेंटर की तरफ डिफाइन हो गया तो आपको राइट और लेफ्ट क्लियर हो गए, वरना जब सर्कुलर में खड़े होते हैं तो राइट और लेफ्ट बताना मुश्किल होता है। लीनियर में तो क्लियर होता है, आप ऐसी लाइन है तो ये लेफ्ट है और ये राइट। लेकिन सर्कुलर में जब सेंटर की तरफ होगा तो फेस बता दिया। जैसे अगर ये पर्सन है तो इसका राइट किधर होगा? अगर ये अंदर की तरफ देख रहे हैं, फेस इधर है, ये साइड कौन सी होगी? राइट होगी या लेफ्ट होगी इसकी? उस पर्सन की। Enter. So can you put numbers? It's quite difficult to pinpoint. इस वन पोजीशन पे जैसे मैं दिखाऊंगा One. कि ये The वाली right will be here.
अगर ये Right फेस is here. ये 1 के लिए, चलो इससे कर लो क्लियर। No, so that is 1. I am saying that is right. This is the second position. हाँ सेकंड मान लो ये पोजीशन 2 है, इसका फेस अंदर की तरफ है, तो ये राइट साइड होगी इसकी, और ये वाली साइड क्या होगी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ चला। सर मुझे मुकुंद और राजेश की रिलेशनशिप समझ आ गई, और अनिल विजय और नागेश की रिलेशनशिप भी समझ आई, बट उनकी आपस में रिलेशन समझ नहीं आ रही है। मतलब मैं उनको सर्कल में सीटिंग अरेंजमेंट कर रही हूँ उनकी, लेकिन इन दो की आप जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है ना, ठीक है, उन दो ठीक की है, आपस ठीक में है। मुझे आ नहीं सर रही। मेरा आंसर आ गया। क्या आ रहा है? सर मुकुंद आ रहा है, अच्छा, अभी देख लो। बट आई एम नॉट श्योर। देखो मेरा पहले ये इसका राइट राजेश आ लेफ्ट रहा है। क्लियर कर लो, क्वेश्चन तो चलो हो राजेश आ जाएंगे, रहा है। मेन एक बार फिर से राइट लेफ्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके देखो अगर सर। लीनियर अरेंजमेंट भी होता है, नॉर्मली ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि पर्सन स्टैंडिंग इन अ क्यू फेसिंग साउथ, यानी फेसिंग साउथ मतलब डायरेक्शन हमें याद होगी, ये नीचे साउथ होता था, ऊपर नॉर्थ है। यस सर। तो अगर फेसिंग साउथ होगा तो हमें फेस इस डायरेक्शन में मानना है। जब फेस इधर होगा तो अब तुम ऐसे खड़े होकर देखो कि लेफ्ट यही रहेगा, ये चेंज होगा। फेस इस तरफ है, फेस डाउन, इधर ऐसे देखना है। लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। नो सर। यस सर। यस सर फेस सर डाउन जब और फेस अप से चेंज होगा। देखो अगर मतलब सब रो में सर जब सारे नीचे ही देख रहे हैं तो लेफ्ट राइट कैसे चेंज हो जाएगा? फेस ऐसे करके खड़े हैं, मान लो यहाँ कोई टीचर खड़ा है, ये सब स्टूडेंट इसकी तरफ फेस करेंगे। यस सर। अब इनका राइट किधर होगा? ये जो स्टूडेंट है इसका राइट किस साइड होगा? जो मैंने राइट लिखा उधर होगा या चेंज होगा? नहीं सर, जो आपने लेफ्ट लिखा है उधर होगा। तो जब चेंज होगा। फेसिंग साउथ करके ऐसे खड़े होंगे तो हमें क्वेश्चन में जैसे ये दिया होगा ना, हु इज इमीडिएट राइट इमीडिएट लेफ्ट, तो तुम्हें Yes, sir. ध्यान रखना है कि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। फेसिंग नॉर्थ है तो लोग ऐसे खड़े होंगे, ये ऊपर की तरफ ऐसे खड़े। मान लो यहाँ कोई टीचर है, उसकी तरफ फेस करके खड़े हैं, तो अब ये जो पर्सन है इसका राइट साइड ये होगा और इस साइड लेफ्ट होगा, मतलब सबका यही होगा। यस सर। तो क्वेश्चन में फेसिंग अगर वर्ड लगा दिया तो तुम्हें ध्यान रखना है, अगर फेसिंग नहीं है तो फिर नॉर्मल हम इसे ही लेफ्ट मानते हैं, इस साइड को, और इसे राइट। ओके सर। फेसिंग नॉर्थ साउथ भी हो सकता है, ईस्ट वेस्ट भी हो सकता है, तो ऐसे खड़े होंगे ईस्ट वेस्ट। तो ये एक बार क्वेश्चन में अगर आए तो देख लेना कि फेसिंग करके तो कुछ वर्ड यूज नहीं होगा। लेकिन जब सर्किल में बैठे होते हैं तो लेफ्ट राइट कोई फिक्स नहीं होता, तुम्हें हर एक के हिसाब से लेफ्ट राइट देखना। यही हम अभी डिस्कस कर रहे थे, यानी 2 के लिए ये राइट साइड है ऊपर की तरफ, और ये साइड इसकी लेफ्ट है। इसके लिए क्या होगा? ये राइट होगी ऊपर की तरफ और ये साइड लेफ्ट होगी। इसके लिए ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये साइड राइट होगी और ये लेफ्ट होगी। इसी चीज को क्लियर करने के लिए उसने दे रखा था कि फेसिंग सेंटर। सेंटर। यस सर, फिर तो मुकुंद ही होगा। ठीक, अब देख लेते हैं। मुकुंद वाज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राजेश। तो अभी हमें राजेश पता नहीं है, इसमें इरेज कर लेते हैं कुछ भी। सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, ये सेंटर हो गया, फेसिंग है। अब देखते हैं, मुकुंद वाज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राजेश। तो राजेश को क्या करो, कोई एक पोजीशन फिक्स कर लेते हैं। मान लो ये राजेश है, सर्किल में हमेशा एक पोजीशन आपको फिक्स करनी पड़ेगी। राजेश है तो मुकुंद कहाँ हो गया? इमीडिएट लेफ्ट। तो राजेश के लिए ये लेफ्ट है, दिस साइड इज लेफ्ट।
यहाँ हमने मान लिया मुकुंद। तो पहली इंफॉर्मेशन यूज हो गई, मुकुंद वाज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राजेश। सेकंड क्या है, विजय वाज टू द राइट ऑफ अनिल एंड बिटवीन अनिल एंड नागेश। विजय कहाँ है, बिटवीन अनिल एंड नागेश। तो 3 पोजीशन बची, ये मान लो अनिल और ये नागेश, इसके बीच में क्या है, विजय। अब ये आपस में चेंज भी हो सकते हैं, ये नागेश हो सकता है और ये अनिल हो सकता है, तब भी विजय मिडिल यस में सर। रहेगा। हाँ सर। लेकिन एक चीज दे दी, उससे हमारी फिक्स हो जाएगी पोजीशन। क्या दे दिया, विजय वाज राइट ऑफ अनिल। विजय जो है अनिल के राइट में है। अब ये देखो, अगर अनिल को मैं इधर मानूं तो अनिल का फेस इधर है अंदर की तरफ, तो उसके Yes, राइट sir. डायरेक्शन क्या होगी, दिस वन। विजय की तरफ। यानी विजय वाज राइट टू अनिल, यानी ये सही हो रहा है। तो हम इस हाँ सर। इनको हटा देते हैं। सर मुकुंद इतना से। इतना मैंने भी किया था, इसके बाद मुझे मतलब अब तो हो गया, इधर तक मेरा हुआ था। अब तो हो गया पोजीशन पांचों, तो फिक्स हो गए। यस तो सर। आंसर बताना बस तुम्हें। इमीडिएट राइट ऑफ ये अनिल नागेश, हो गए, ये विजय हो गए, मुकुंद, ये नागेश, ये मुकुंद, मुकुंद। ये राजेश। क्या पूछा है, हु वाज इमीडिएट राइट ऑफ नागेश। तो नागेश को लोकेट करो, यह है नागेश। नागेश का फेस इधर है, तो नागेश का राइट किधर होगा, राइट मुकुंद। दिस वन, ये राइट होगा। तो उसके राइट में कौन आएगा, मुकुंद। यानी ऑप्शन नंबर मुकुंद सर। हाँ ये। यस सर, समझ आ गया। तो ठीक है, इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन को। ओके सर। देखो रीजनिंग ये जो होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसा अभी फराज ने कहा ना, हमने कोडिंग के करे, लेकिन फराज ने एक और टॉपिक बताया कि सर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इनको लिमिट कर पाना कोर्स को, सिलेबस को, बहुत मुश्किल होती है। तो हम अपनी तरफ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे कवर करेंगे, लेकिन साथ में आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे कोई। वरना अभी क्वेश्चन यहाँ तो लगेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में फिर नहीं हो पाएंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। अच्छा सर, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रीवियस ईयर पेपर से? प्रीवियस ईयर से भी कर लो, कोई रीजनिंग की कोई भी बुक आती, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए आती, कुछ भी आती। रीजनिंग सबका लगभग एक ही स्टैंडर्ड होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो एंट्रेंस के लिए कोई भी आए, अरिहंत वगैरह की बुक्स अच्छी होती है। यस सर। कोई भी मिले तो इसी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर। एक सर RS अग्रवाल की भी आती है, वो भी अच्छी है। ठीक है, वो सबका सिलेबस भी लगभग यही होगा। क्वेश्चन ज्यादा होते हैं बुक में, तुम्हें ज्यादा मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक ओके है, सर। यस सर। क्लास एंड करते हैं फिर आज की। ओके you, सर, sir. टेक केयर। थैंक यू सर। Okay. Next class, so what I will do? फराज क्या कह रहे हो? So next class, what will we be doing? नेक्स्ट में अब वो अल्फाबेट फ्रीज, ऑड वन आउट, जम्बल्ड सेंटेंस, थोड़ा इजी टॉपिक्स हैं, वही सब करेंगे। ठीक है, So data sufficiency कब होगा? And there's data sufficiency of reasoning also. So we can do that as well. हाँ तो वो रीजनिंग का ही पार्ट है। बस अब ये खत्म होने वाले हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। Thank you, sir. तो ओके सर। थैंक यू Okay. सर।